नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। अब डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान अभी से ही लद्दाख की वेदर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अभी से ही वो लोग बीमार पड़ने लगे हैं, जिस वजह से रोज अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। बीएई सिस्टम की तरफ से अभी भारत को अपनी टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन को देने का प्लान किया जा रहा है। अटल टनल के बाद भारत अभी श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए एक और टनल को बनाने वाली है, जिसके बाद सफर को 3 घंटे से बस 15 मिनट तक रिड्यूस किया जा सकता है। राफेल की दूसरी बैच भारत को डिलीवर होने के बाद इसको चाइना की लासा एयरवेज से बस 364 किलोमीटर की दूरी में रखने का फैसला किया गया है। भारत की तरफ से अभी म्यांमार को अपनी किलो क्लास की सबमरीन को गिफ्ट के तौर पर देने का फैसला किया गया है। साथ ही आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी भारत अभी म्यांमार को सप्लाई करने वाला है। चाइना की तरफ से अभी एक नई स्वार्म ड्रोन सिस्टम को टेस्ट किया गया है, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है और ये अभी भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट के लिए भी एक चिंताजनक बात बनने वाली है। और अंत में कल पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको आज सीधे तौर पर भारत की तरफ से इनकार किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को अभी पिछले हफ्ते कुछ कैजुअलिटी होने की खबर सामने आई थी और इस बात को लेकर ट्विटर में यह अफवाह चल रहा था कि शायद फिर से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई फाइट हुआ है और इसी वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स अभी मारे गए, जबकि ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुआ है। असली बात तो ये है कि पीपल लिबरेशन आर्मी को अभी जितने भी कैजुअलिटी हो रहा है, इन सभी की मेन वजह लद्दाख की वेदर कंडीशन है और अभी रात में पांगोंग की नॉर्थ बैंक में टेम्परेचर 0 से नीचे आने लगा है और इसी वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर बीमार पड़ने लगे हैं और रेगुलरली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी 15 या 16,000 फीट की ऊंचाई में लगभग 5,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है, जिनको मेनली माउंटेन पीक को ऑक्युपाई करके रखने के लिए वहां पे तैनात किया गया है और मैक्सिमम यही लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं। रिसेंटली आप सबको पता होगा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन झाओ लिजियान ने बताया था कि चाइना भारत की लद्दाख यूनियन टेरिटरी या फिर अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और बॉर्डर एरिया में भारत की तरफ से जो नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, इसको चाइना की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया था। और इसके 2 दिन बाद ही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने जवानों को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। चाइना की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग 13 अक्टूबर को चाइना की ग्वांगडोंग प्रोविंस में मौजूद उनकी मिलिट्री बेस के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा था और साथ ही उनको अपने देश के प्रति लॉयल, प्योर और रिलायबल रहने के लिए भी कहा गया था। अब यहाँ पर चाइना किसके साथ जंग करने की तैयारी कर रहा है, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना के अभी सिर्फ भारत के साथ ही पंगे नहीं चल रहे। ताइवान के स्ट्रेट में भी अभी काफ़ी सारा टेंशन चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से पीपल लिबरेशन आर्मी के जो रोते हुए वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो सब इसी वजह से सामने आ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके है। अब सभी को पता होगा कि यूके की तरफ से अभी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम टेम्पेस्ट रखा गया है। इसको वीआई सिस्टम की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को अकेले डेवलप करना ब्रिटेन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से वो लोग 2019 में भारत को भी इसमें शामिल करना चाहते थे और 2019 की एरो इंडिया शो के दौरान इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भारत को दिया गया था, लेकिन अभी वो इससे और भी डिटेल में भारत के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ब्रिटेन अभी भारत को इसमें सीरियसली शामिल करना चाहता है, क्योंकि 2021 में होने वाली एरो इंडिया शो के दौरान टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में भारत को एक डिटेल प्रेजेंटेशन को देने की बात सामने आई है, जिससे बीएई सिस्टम की तरफ से पूरे प्रोजेक्ट की कमर्शियल फाइनेंशियल इशू को लेके भारत के साथ डिस्कस किया जाएगा, जिससे साफ होता है कि वो अभी भारत को इसमें शामिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। अब इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब बीएई सिस्टम की तरफ से टेम्पेस्ट प्रोग्राम को शुरू किया गया तो इसमें सिर्फ यूके और स्वीडन ही शामिल थे, जबकि उसी दौरान फ्रांस और जर्मनी की तरफ से अपनी खुद की 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को शुरू करने का प्लान किया गया था, जिसका नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम रखा गया है। अब यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो अगर फ्रांस और जर्मनी खुद की 6th जनरेशन फाइटर्स को बना लेते हैं तो उनको फ्यूचर में जाके टेम्पेस्ट फाइटर जेट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
और एक 6th जनरेशन की फाइटर जेट को डेवलप करने में जितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उसके बाद आगे चल के अगर इसे सिर्फ यूके और स्वीडन इस्तेमाल करते हैं तो इन जेट को बहुत ही बड़ी मात्रा में मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से इनकी यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद की जा रही है। और जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा वो भी सही तरीके से रिटर्न मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यूके अभी भारत को इसमें शामिल करना चाहता है, क्योंकि भारत साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है। और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भारत यूके और स्वीडन इन दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जेट्स को खरीद सकता है। और इसमें BAE सिस्टम को फॉरेन कस्टमर के साथ साथ इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट भारत की तरफ से मिल सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। अगला अपडेट जोजिला टनल को लेके है। अटल टनल के बाद अभी भारत की तरफ से एशिया की सबसे बड़ी टनल में से एक टनल को बनाने का फैसला किया गया है, जो कि श्रीनगर और लेह के साथ एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड को प्रोवाइड करने वाली है। इससे पहले सर्दियों के दौरान लगभग 6 महीने के लिए इसको बंद कर दिया जाता था। जोजिला पास श्रीनगर, कारगिल और लेह हाईवे के बीच में आता है, जिसमें बर्फ गिरने की वजह से इसको साल में 6 महीने बंद करना पड़ता है और इसको दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में से एक भी कहा जाता है। और वैसे भी ये रोड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी अगर इस टनल को बना लिया जाता है तो साल भर श्रीनगर, लेह और कारगिल के बीच कनेक्टिविटी को बरकरार रखा जा सकता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। इस प्रोग्राम को जब हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया तो उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट को अभी दोबारा से प्लान किया गया है और इसकी रीमॉडलिंग के दौरान ये पाया गया कि अभी इसको बनाने में लगभग 4000 करोड़ कम खर्च होने वाला है। ये टनल करीब 14.15 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो कि 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई में मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को अभी बनाने के लिए जो बिड किया गया था उसमें MEIL की तरफ से सबसे कम बिड किया गया था और उन्होंने 4509 करोड़ की कीमत में इसको हासिल कर लिया है। इस टनल की सबसे खास बात ये होने वाली है कि इसके बन जाने के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच जो ट्रैवल टाइम है वो 3 घंटे से रिड्यूस होके 15 मिनट तक होने वाली है। अगला अपडेट राफेल जेट की डिलीवरी को लेकर है। PTI में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी एक टीम को फ्रांस भेजने का फैसला किया गया है, क्योंकि भारत को जल्दी ही राफेल की दूसरी बैच को डिलीवर किया जाएगा। और अभी इन जेट्स को रिसीव करके भारत लाने से पहले कुछ लॉजिस्टिक इशू हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए भारत की तरफ से एक टीम को अभी फ्रांस भेजा जा रहा है। राफेल की पहली बैच को 10 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और आने वाले 4 हफ्तों के अंदर राफेल की दूसरी बैच को भी भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। वैसे अभी भी भारत को ऑफिशियली 10 राफेल जेट डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 भारत में मौजूद है, जबकि 5 अभी फ्रांस की सेंट डिजियर एयरवेज में मौजूद है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक अभी हर 3 से 4 महीने के अंतर में भारत को राफेल जेट की एक बैच को डिलीवर किया जाएगा और जब तक 36 राफेल जेट हमको डिलीवर नहीं किए जाते हैं तब तक ये सीरीज जारी रहने वाली है। अभी राफेल की पहली बैच को अंबाला एयरबेस में तैनात किया गया है, जहां से इसको रेगुलर बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को लद्दाख के ऊपर कैंप मिशन में भेजा जा रहा है, ताकि वो इस एरिया के बारे में अच्छी तरीके से जान सके। और साथ ही अभी जो राफेल की दूसरी बैच हमको मिलने वाली है, इसको वेस्ट बंगाल की हसीमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा, जो कि हमारी ईस्टर्न एयर कमांड के अंदर रहने वाली और नॉर्थ ईस्ट में चाइना की सबसे बड़ी एयरबेस लासा से बस 364 किलोमीटर की दूरी में मौजूद होने वाली है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर लासा एयरबेस में हमको स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत और म्यांमार को लेके है। भारत की तरफ से अभी म्यांमार को एक किलो क्लास की सबमरीन को गिफ्ट के तौर पर देने का फैसला किया गया है। इसके बारे में बात करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि भारत अभी अपनी किलो क्लास की सबमरीन INS सिंधुवीर को अपग्रेड करके म्यांमार को डिलीवर करने वाला है और ये म्यांमार की नेवी का सबसे पहला सबमरीन बनने वाला है। रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ भी म्यांमार के गश्त पर गए हुए थे और इसी दौरान भारत की तरफ से म्यांमार को आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी सप्लाई करने का वादा किया गया था और अभी भारत एक कन्वेंशनल सबमरीन को भी म्यांमार को देने वाला है। ये सब भारत का आर्क्टिक पॉलिसी का हिस्सा है और अगर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना लेता है तो चाइना यहाँ पर भी अपने प्रेजेंस को बना सकता है, जो कि भारत के लिए काफ़ी खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि अभी पहले से ही चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में मौजूद छोटे छोटे देशों के साथ और अफ्रीकन कंट्रीज में भी अपनी प्रेजेंस को बनाया जा चुका है, जो कि अभी इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं।
और ऐसे में अगर चाइना आके बांग्लादेश या फिर म्यांमार में भी अपनी प्रेजेंस को बनाने लगेगा तो भारत पूरी तरीके से घिर जाएगा, क्योंकि वेस्ट साइड में भारत चाहकर भी चाइना के प्रेजेंस को रोक नहीं सकता है। अभी वैसे ही भारत और चाइना के बीच काफी तनाव चल रहे हैं और रिसेंटली चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि वो लद्दाख को भी भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसी बात को लेकर अभी भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से चाइना को इसका कड़ा जवाब दिया गया है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में कहीं पर भी कभी भी इसका जिक्र नहीं हुआ है कि लद्दाख चाइना का है या फिर लद्दाख पहले तिब्बत का हिस्सा था, और लद्दाख को हमेशा से ही भारत का अभिन्न हिस्सा माना गया है। तो चाइना अभी किस बुनियाद पर लद्दाख को अपना क्लेम कर रहा है। वहीं पर भारत की तरफ से हाल ही में बनाए गए ब्रिजेस को लेकर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से काउंटर किया गया है। अगला अपडेट स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर है। चाइना की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है। हाल ही में ही चाइनीज मीडिया की तरफ से रिलीज किए गए कुछ इमेजेस और वीडियोज के मुताबिक चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप यानी कि CETC की तरफ से अभी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को टेस्ट किया गया है। चाइनीज मीडिया में पब्लिश किए गए कुछ वीडियोज के मुताबिक चाइना की स्वार्म ड्रोन सिस्टम को अभी डोंगफेंग मोटर की हम्बी टाइप की व्हीकल से और हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक तरीके की लॉटरिंग मुनिशन है या फिर यूं कहे कि कैमिकाजी ड्रोन है, जिनको किसी भी स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए किसी भी तरह की फ्यूल का इस्तेमाल करने के बदले चाइना इसके लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इनिशियली इसको बूस्ट देने में मदद करता है, जिसके बाद ये ड्रोन अपने आप ही ग्लाइड करता है। इन ड्रोन्स में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को कैरी किया जा सकता है और इनको चाइना दुश्मन के टैंक्स या फिर आर्मर्ड यूनिट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। 2018 में भी चाइना की तरफ से इस व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था, लेकिन अभी इसमें स्वार्म ड्रोन सिस्टम को ऐड किया गया है, जो कि शायद उस वक्त अंडर डेवलपमेंट होगा। और एक बार ऑपरेटर अपने टारगेट को लॉक कर देता है तो ये ड्रोन्स अपने आप ही अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं, और फ्लाइट के दौरान अगर मल्टीपल ड्रोन्स को लॉन्च किया जाता है तो ये अपने आप ही उड़ान भर सकते हैं और आपस में नहीं टकराएंगे। ये ड्रोन्स 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं और लगभग 10 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अब ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट को क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अगर एक ही बार में बहुत सारे ऐसे ड्रोन हमला कर देते हैं तो इनको काउंटर करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनको काउंटर करने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और हमारे एयर डिफेंस गन भी इनके लिए काफ़ी स्लो है। यूएस डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनको जैम करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये ना तो जीपीएस के ऊपर डिपेंड करते हैं और ना ही इनका ऑपरेटर के साथ कोई डायरेक्ट लिंक रहता है, जिस वजह से इसको ब्रेक करने से इनको नाकाम किया जा सकता है। और ये फुली ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से इनको काउंटर करना काफ़ी मुश्किल है और ये आगे चल के भारत और यूएस दोनों के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं। और अगर इनको काउंटर करना है तो इसके लिए किसी भी तरह की काउंटर स्वार्म सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। कल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट मोहित यूसुफ ने मीडिया को बताया था कि भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जिसके लिए पाकिस्तान की तरफ से 4 शर्तें रखी गई है। इसी बात को लेकर आज हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि भारत की तरफ से ना तो ऑफिशियल लेवल में सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए कोई लेटर भेजा गया है और ना ही किसी के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की गई है। भारत की तरफ से पहले से ये बात क्लियर किया जा चुका है कि भारत तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवादी एक्टिविटी को बढ़ावा देता रहेगा, और साथ ही अगर कभी भी फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होता है तो वो कश्मीर को लेके नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके होने वाली है, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को पीओके खाली करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।